हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवबोध संभावित प्रश्न पत्र सेट ए लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं। तो हमें जो नवबोध आदर्श उत्तर है उसके अंतर्गत जो लेखा शास्त्र है क्लास 12th का, ठीक है, मतलब हमारे जो अकाउंट है क्लास 12th का, उसमें हमको क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमें आदर्श उत्तर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज ये हमारा पार्ट 6 है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 13। तो इससे पहले मैंने प्रश्न क्रमांक 12 तक के 5 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उन वीडियो का लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप सभी उन वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13, ठीक है। तो देखो हमारा प्रश्न क्रमांक 13 क्या है। अ तथा ब एक फर्म में समान साझेदार हैं। वे स को नया साझेदार बनाते हैं। 31 दिसंबर 2007 को उनका चिट्ठा निम्न है। मतलब क्या बोल रहे हैं, अ तथा ब एक फर्म में समान साझेदार है, मतलब अ और ब साझेदार है, प्लस अपना जो भी लाभ हानि है उसको कौन से अनुपात में बांटते हैं, समान अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। समान साझेदार है मतलब उनको लाभ होता होगा तब भी दोनों समान रूप से लेते हैं, और हानि होता है तब भी क्या लेते हैं, समान रूप से उसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, वे स को नया साझेदार बनाते हैं, मतलब अब तो पहले से थे, अब ने क्या डिसाइड किया, स को अपना और एक नया साझेदार बनाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, देखो 31 दिसंबर 2007 को उनका चिट्ठा निम्न है, मतलब उनका चिट्ठा ये है, ठीक है। अब नीचे संयोजन देखो क्या बोल रहा है, स को प्रवेश देने के पूर्व निम्न संयोजन करना है, मतलब स को प्रवेश देने के बाद ये सब हमको क्या करना है, संयोजन करना है, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहे हैं, संदिग्ध ऋण के लिए 300 रुपये का प्रावधान करना है। पहला क्या दिया है जी, संदिग्ध ऋण के लिए 300 रुपये प्रावधान करना है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, फर्नीचर 250 रुपये मूल्यांकित किया गया। तीसरा बोल रहा है विनियोग 400 रुपये जो चिट्ठे में नहीं था पुस्तकों में दर्शाना है। सब पूंजी के लिए 1000 रुपये लाता है और ख्याति के लिए 1000 रुपये लाता है। देखो पूंजी के लिए पैसा क्यों लाता है नया साझेदार, ताकि उसको जो व्यापार का संपत्ति है उसमें अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए वो क्या लाता है, पूंजी की राशि लाता है, ठीक है। फिर जो संपत्ति उसका उपयोग करके उनको क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार किसके रूप में पैसा लाता है, ख्याति के रूप में पैसा लाता है, ठीक है। तो उसी को बोला कि बोला गया है कि 1000 रुपये पूंजी के लिए लाता है और 1000 रुपये किसके लिए आता है, ख्याति के लिए लाता है, ठीक है। जिसका अब और ब आहरण कर लेते हैं, मतलब जो ख्याति का राशि है, ठीक है, उसको हमारे जो अ और ब है वो क्या करते हैं, आहरण करते हैं, मतलब लेते हैं, ठीक है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता व साझेदारों के पूंजी खाता भी बनाइए, मतलब हमको इस प्रश्न में सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, क्योंकि जब भी कोई साझेदार व्यापार में प्रवेश लेता है या फिर अवकाश ग्रहण करता है या फिर पूंजी के अनुपात में परिवर्तन होता है, मतलब अनुपात में परिवर्तन होता है, तब हमको कौन सा खाता बनाना पड़ता है, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो हमको यहाँ क्या बनाना है, तो हमको यहाँ पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, ठीक है। वह साझेदारों के पूंजी खाता भी बनाइए, मतलब हमको इसमें क्या बनाना है, साझेदारों का पूंजी खाता भी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता का प्रारूप आपको होता क्या है पता है आपको, पहले आता है विवरण, फिर आएगा राशि, फिर आएगा विवरण और फिर क्या आएगा, राशि। तो जो बाह्य पक्ष का विवरण राशि रहता है वो किसके लिए कार्य करता है, विकलन पक्ष के लिए कार्य करता है, ठीक है। और जो दाया पक्ष का विवरण राशि होता है वो कौन से पक्ष के लिए काम करता है, समकलन पक्ष के लिए काम करता है, ठीक है। तो आपको पता है पुनर्मूल्यांकन खाता के अंतर्गत केवल किसका लेखा होता है, संपत्ति और दायित्व में जो कमी और वृद्धि होता है उसी का केवल क्या होता है, लेखा होता है। जैसे हमारे संयोजन में दिया गया है जो जो संपत्ति और जो जो दायित्व, उसी बस का हमको क्या करना पड़ेगा, लेखा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पुनर्मूल्यांकन खाता में पहला हमको क्या दिया है, संदिग्ध ऋण के लिए 300 रुपये प्रावधान करना है। संदिग्ध ऋण मतलब क्या होता है, ऐसा ऋण जिसको हमने किसी को दिया था, ठीक है, किसी को हमने उधार दिया, अब वो उधारी हमको वापस नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमको वापस प्राप्त नहीं हो रहा है उधारी का पैसा। तो हम क्या करेंगे,
उधारी का पैसा तो अब वो सामने वाला वापस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका भरपाई तो हमको करना पड़ेगा। तो उसकी भरपाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है जी, हानि है कि नहीं, हानि है ना। तो संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान के लिए 300 रुपये प्रावधान करना, मतलब 300 रुपये संचय करना, तो ये हमारे लिए क्या होता है, हानि। तो हानि का लेखा हमेशा कहाँ होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता के विकलन। मतलब आपको संदिग्ध ऋण संचय, डूबत ऋण संचय, अशोध्य ऋण, ये सब देता है, तो हमेशा पुनर्मूल्यांकन खाता कौन से पक्ष में लिखना है, विकलन पक्ष में लिखना है, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है डूबत ऋण खाता से, मतलब जो पैसा डूब गया उसी का तो आप भरपाई कर रहे हो ना, तो उसको डूबत ऋण खाता से लिखा गया है। यदि आप डूबत ऋण खाता से नहीं लिख सकते तो संदिग्ध ऋण भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि ये हानि है इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाता कौन से पक्ष में आएगा, विकलन पक्ष में आएगा, ठीक है। तो डूबत ऋण खाते से 300 रुपये आ गए, ठीक है। फिर सेकंड क्या बोला है, फर्नीचर 250 रुपये मूल्यांकित किया गया, ठीक है। तो देखो हमारे चिट्ठा में फर्नीचर का मूल्य कितना दिया गया था, 400 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया है जी, 400 रुपये, ठीक है। लेकिन हमको संयोजन में क्या बोला है, फर्नीचर 250 रुपये मूल्यांकित किया गया। तो हमारा जो फर्नीचर का मूल्य है वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले क्या था, 400 होता, अब कितना हो गया, 250 रुपये हो गया। तो संपत्ति के मूल्य में क्या हो गया, कमी हो गया, ठीक है। तो जब भी संपत्ति के मूल्य में कमी आता है तो उसको कौन से पुनर्मूल्यांकन खाता के कौन से पक्ष में लिखते हैं पता है आपको, विकलन पक्ष में लिखते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर खाता से अब कितना का कमी हुआ है जी, देखो पहले कितना था, 400 का था, ठीक है। अब कितना का हो गया, 250 रुपये का हो गया। तो 400 में जब 250 को हम माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, फर्नीचर खाता से 150 रुपये आ गया है ना। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, विनियोग, विनियोग 400 रुपये जो चिट्ठे में नहीं था, पुस्तकों में दर्शाना है। विनियोग क्या होता है पता है, हमारा संपत्ति होता है, हमेशा याद रखना, हमारी विनियोग क्या है, संपत्ति है। अब देखो विनियोग हमारे चिट्ठे में है क्या, संपत्ति पक्ष में नहीं है, लेकिन और जब पुनर्मूल्यांकन किया गया है तो वो विनियोग की राशि को भी क्या करना है, हमको लिखना है। तो ये संपत्ति है और इससे हमको विनियोग से हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। विनियोग मतलब क्या होता है, जब हम जब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और एक्स्ट्रा पैसा लगाते हैं तो क्या कहलाता है जी, विनियोग कहलाता है। तो देखो पहले विनियोग था ही नहीं आपके संपत्ति पक्ष में, लेकिन अब क्या हो गया, संयोजन में विनियोग आ गए, तो विनियोग आपके लिए लाभ होगा, क्या होगा जी, लाभ। तो विनियोग क्या कर रहे हैं, संपत्ति में वृद्धि कर रहे हैं, इसलिए वो कहाँ आएगा, समाकलन में आएगा, ठीक है। विनियोग खाते को, और हमेशा याद रखना समाकलन पक्ष में को लिखना है और विकलन पक्ष में क्या लिखना है, से लिखना है। तो विनियोग खाते को कितना आया, 400 रुपये आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहे, सब पूंजी के लिए 1000 रुपये लाता है और ख्याति के लिए भी क्या लाता है, 1000 रुपये लाता है। तो हमेशा याद रखना, पूंजी और ख्याति का लेखा पुनर्मूल्यांकन खाता में नहीं होता, ठीक है। अब पुनर्मूल्यांकन खाते का क्या काम बच गया, योग करना, ठीक है। तो देखो विकलन पक्ष को योग करोगे तो कितना आएगा, 300 में 150 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 450 आएगा, ठीक है। और इधर विनियोग का बस कितना आया है जी, 400 रुपये आया। तो हमारे विकलन पक्ष में क्या आया है, ज़्यादा आया है, और समाकलन पक्ष में क्या आया है, कम आया है। तो हमको हमेशा याद रखना है, जिस पक्ष में कम आता है उसी पक्ष में हमको क्या ले जाना रहता है, शेष ले जाना रहता है, ठीक है। लेकिन पुनर्मूल्यांकन खाता में शेष ले गए नहीं लिखते, बल्कि इसको क्या लिखते हैं, पूंजी खाता को लिखते हैं, फिर साझेदारों के पूंजी खाता को लिखेंगे, ठीक है। अब कितने साझेदार हैं जी, अ और ब, दो साझेदार है। अब क्या करना, 450 में जब हम 400 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा पता है आपको, 50 बचेगा। कितना बचेगा जी, 50। ये 450 हो रहा है और ये केवल कितना हो रहा है, 400 हो रहा है। तो 450 में जब 400 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 रुपये आएगा, ठीक है। तो अभी 50 रुपये को हमेशा याद रखना, पुनर्मूल्यांकन खाता का जो शेष रहता है ना, उसको पुराने साझेदारों के द्वारा पुराना अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। तो हमारे पुराने साझेदार कौन है जी, अ और ब है, ठीक है। तो इस 50 रुपये को हम कौन सा अनुपात में बांटेंगे, 1/2 के अनुपात में बांट देंगे, क्योंकि हर एक साझेदार का एक हिस्सा होता है और टोटल कितने साझेदार है जी, 2। तो 2 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, है ना।
और एक बचा तो एक इस जीरो को हासिल देंगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 से कम 25, तो अ का कितना आएगा, 25 रुपये आएगा। अब ये समान साझेदार है ना, तो समान का मतलब क्या है, जब अ को 25 मिला तो ब को भी कितना मिलेगा, 25 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमारे दोनों पक्ष क्या हो गया, अब बराबर हो गया है ना। विकलन में भी कितना आ जाएगा, 450 आएगा, और समकलन में भी कितना आएगा, 450 आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो पुनर्मूल्यांकन खाता है वो यहीं क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब क्या बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। ठीक है, अब देखो साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है, तो साझेदारों का पूंजी खाता हम सबसे पहले तो शीर्षक लिखना पड़ेगा, साझेदारों का पूंजी खाता, और इसका प्रारूप क्या होता है जी, विवरण, और होता है साझेदारों का राशि वाला खाना। ठीक है, फिर होता है विवरण और साझेदारों की राशि वाला खाना। तो विवरण के बाद तो विवरण लिखे, फिर हमारे कितने साझेदार हैं जी, 3 साझेदार हैं, अ ब और क्या है, सा। तो अ ब सा, तो बाया पक्ष का जो विवरण और जो राशि वाला खाना है वो किसके लिए काम करेगा, विकलन के लिए काम करेगा। ठीक है, और जो दाया पक्ष का विवरण और जो साझेदारों की राशि है अ ब सा, वो किसके लिए कार्य करेगा, समकलन पक्ष के लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, साझेदारों का पूंजी खाता बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, साझेदारों का पूंजी आएगा, है ना। साझेदारों के पूंजी खाता में सबसे पहले क्या आता है, साझेदारों का जो चिट्ठा में पूंजी दिया रहता है ना, वो पूंजी आता है, और वो भी हमेशा कौन से पक्ष में आता है, समकलन पक्ष में आता है। ठीक है, तो समकलन पक्ष में हम शेष लाया गए करके लिखेंगे। ठीक है, तो देखो जो हमारे पुराने साझेदार थे, ठीक है, जो हमारे पुराने साझेदार हैं अ और ब, उनकी पूंजी कितनी है चिट्ठे में, 1700, अ का कितना है 1700, और ब का कितना है जी 1200 रुपये। ठीक है, तो इसी को लिखा जाएगा, शेष लाया गया, अ का कितना पूंजी है 1700 रुपये, और ब का पूंजी कितना है जी 1200 रुपये है। ठीक है, तो ये 1200 रुपये आ गया। अब आगे देखो क्या करेंगे, फिर देखो जो हमारा नया साझेदार है, ठीक है, कौन है जी, हमारा नया साझेदार। ठीक है, तो नया साझेदार का पूंजी कितना है, सब पूंजी के लिए कितना रुपए लाता है, 1000 रुपये लाता है। ठीक है, तो इसको शेष लाया गया करके नहीं लिखेंगे, पूंजी तो है लेकिन इसको शेष लाया गया करके नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे पता है, क्योंकि ये अभी व्यापार में प्रवेश कर रहा है, तो इसको पूंजी के रूप में नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको क्या लिखेंगे पता है, रोकड़ खाता को करके इसको दर्शाएंगे। है तो पूंजी की राशि, लेकिन इसको शेष लाया गया करके नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता को करके लिखेंगे 1000 रुपये। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है रोकड़ खाता से। ठीक है, तो सॉरी यहाँ ना से नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, को आएगा। हमेशा समकलन पक्ष में क्या लिखा आता है, को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, को आ जाएगा, रोकड़ खाता को। और ये कितना लाया है, 1000 रुपये लाया, तो के खाने में कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया। ठीक है, फिर क्या है जी आपका प्रीमियम खाता। तो प्रीमियम खाता देख के आपको, ये प्रीमियम खाता देख के ना आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रीमियम कहाँ से आएगा, क्योंकि जो हमारा ख्याति है ना, जो नया साझेदार ख्याति के रोकड़ लेके आया है, उसी को क्या लिखा गया है, प्रीमियम लिखा गया है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ख्याति खाता को भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो हमारा जो नया साझेदार है सब पूंजी के लिए 1000 रुपये लाता है, और ख्याति के लिए कितना लाता है, 1000 रुपये लाता है, जिसका अ और ब क्या कर लेते हैं, आहरण कर लेते हैं। जो ख्याति की राशि है उसको कौन लेता है जी, जो अ और ब है वो लेते हैं। ठीक है, तो अब ख्याति की राशि कितना है, 1000 रुपये है। अब इसको कौन सा अनुपात में लेंगे, अ और ब समान अनुपात में लेंगे। कौन सा अनुपात में लेंगे, समान अनुपात में लेंगे, क्योंकि इन लोग अपने हर एक लाभ हानि को कौन सा अनुपात में बांट रहे हैं, पुराने साझेदार समान, तो समान अनुपात में इस 1000 को बांटेंगे। ठीक है, तो 1000 का हम 1/2 करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे, 1/2, तो कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, तो 5 एक कम 500 एक कम 500 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को लिखा गया प्रीमियम खाते को, अ 500 रुपये और ब भी कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे समकलन पक्ष में क्या बोल रहे, पुनर्मूल्यांकन हानि खाता से, मतलब जब हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाए तो हमारा शेष कौन से पक्ष में आया था जी, समकलन पक्ष में आया था, है ना। तो जब भी हमारा अगर पुनर्मूल्यांकन खाता में शेष समकलन पक्ष में आता है ना, तो हमको क्या होता है पता है, हानि होता है। अगर यही शेष विकलन पक्ष में जाता तो ये हमको लाभ होता, लेकिन ये कहाँ आया है,
समकलन पक्ष में आए, इसलिए क्या हो गया जी, हानि। और तो हानि का लेखा कहाँ हुआ था, पुनर्मूल्यांकन खाता के समकलन पक्ष में हुआ था। तो इसको जब हम साझेदार को पूंजी खाता बनाएंगे तो इससे इसको कौन से पक्ष में लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है पुनर्मूल्यांकन खाता से, पुनर्मूल्यांकन हानि खाता से। और जब हमने पुनर्मूल्यांकन खाता का हानि निकाला था तो कितना आया था, 25 रुपये आया था, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है 25 रुपये, ठीक है। और यहाँ देखो क्या लिखा गया है, रोकड़ खाता से लिखा गया है। क्या लिखा गया है जी, रोकड़ खाता से, है ना। तो यहाँ रोकड़ खाता से क्यों आया पता है, जो हमारा साझेदार है, नया साझेदार, वो पूंजी के लिए कितना लेके आया है, 1000 रुपये लेके आया है। कितना लेके आया है जी, पूंजी के लिए 1000 रुपये लेके आया। तो उस 1000 की राशि को लेगा कौन, जो पुराने साझेदार हैं वही तो लेंगे ना। तो इस 1000 को क्या किए हैं, जो पुराने साझेदार है वो पुराने अनुपात में लिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 का हमने जब 1/2 हिस्सा निकाला था, जब हमने 1000 का 1/2 हिस्सा निकाला था तो कितना आया था, 500। तो जो पूंजी की राशि दिख रहा है ना 1000, उसी को 500 रुपये करके इन लोग क्या किए हैं, बांटे हैं। तो इसका जब पूंजी का बंटवारा होगा ना तो इसका लेखा कौन से पक्ष में होगा पता है आपको, विकलन पक्ष में होगा, ठीक है। जब नया साझेदार पूंजी की राशि लेके आता है तो उसको समकलन में सीधा सा के पूंजी खाता में रोकड़ खाते को करके 1000 लिखना है। फिर अभी नॉर्मल सी बात है, 1000 जो पूंजी के लिए लेके आया शुरुआत में उसको लेगा कौन, जो पुराने साझेदार है वही तो लेंगे ना। तो इसको क्या लिखा जाएगा, विकलन पक्ष में रोकड़ खाता से। और जब 1000 को उस बराबर अनुपात में बांटेंगे तो क्या आएगा, 500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं आएगा ना इसमें, बस इतना ही का लेखा करना पड़ेगा। तो देखो जब अब हम दोनों पक्ष के योग करेंगे तो पहले समाकलन पक्ष के योग करेंगे। तो समाकलन पक्ष में कितना आएगा, 17 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 2200 रुपये आएगा। कितना आएगा, 2200 रुपये। और जब विकलन पक्ष को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 525 आएगा। तो समाकलन क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है और विकलन क्या आ रहा है जी, कम आ रहा है। तो हमको शेष कहाँ लाना पड़ेगा, विकलन पक्ष में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो विकलन पक्ष में शेष आएगा तो क्या लिखेंगे, शेष ले गए लिखेंगे, ठीक है। जब 17 और 5 को जोड़े तो कितना है, 2200। और 5 और 25 को जोड़े, 500 और 25 को जोड़े तो कितना है, 525 आए। तो 2200 में 525 को जब माइनस करेंगे ना, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे हमारा हो गया ये 2200, ठीक है। क्या हो गया, 2200, उसमें 525 को हमको क्या करना है, माइनस करना। तो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर 1 में से तो 5 घटेगा नहीं तो 1 हाथ से लेगा तो 11 होगा। 11 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 6। और ये क्या हो जाएगा, 1। तो इसका शेष कितना आ जाएगा जी, उसी को लिखा गया है, शेष ले गए 1675 रुपये, ठीक है। अब ब का देखो, ब का कितना आ रहा है, 12 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1700 रुपये आएगा। और इधर कितना आ रहा है, ब का 525 ही आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, 1700 में कितना में जी, 1700 में 525 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये कितना हो गया, 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 7। अब ये कितना हो गया, 6, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। और 1 का 1 तो ये कितना आ गया जी, 1175। तो उसी को लिखा गया, ब के में शेष ले गए 1175 रुपये, ठीक है। अब स का समकलन में कितना है, 1000 है और विकलन में तो कुछ है ही नहीं उसका, तो सीधा इसका 1000 का 1000 लिखेंगे शेष ले गए करके, ठीक है। तो अब दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा कि नहीं, 25, 500 और 1675 को जब हम तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही ब का 25, 500 और 1175 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1700 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और इसका 1000 का 1000। तो अब हमारे दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया, 22, 17, 1000 और 2200, 1700 और 1000। तो हमारे दोनों पक्ष का क्या हो गया, कुल अमाउंट निकल गया, ठीक है। तो ये था हमारा साझेदारों का पूंजी खाता, ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न क्रमांक 13 है वो यही कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो समझ में आए, वीडियो पसंद में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।